हेलो बच्चों। हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ चुके थे और हम केपलर के नियम तक पहुंच गए थे। केपलर सर ने नियम दिए थे ग्रहों से संबंधित, इनको आज हम पढ़ते हैं। तो केपलर ने जो पहला नियम दिया था वो ये था कि सूर्य के चारों ओर कोई भी जो ग्रह होता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और जो दीर्घवृत्त का केंद्र होता है वहाँ पर सूर्य विद्यमान होता है। जो इस तरह की जो परिक्रमा होती है इसे कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और जो गोल वाली परिक्रमा होती है उसे कहते हैं वृत्ताकार कक्षा। तो जो सूर्य है उसके चारों ओर कोई भी ग्रह है, तो जब ग्रह चक्र लगाता है तो जो ग्रह का पाथ होता है वो होता है दीर्घ वृत्ताकार। तो उन्होंने नियम दिया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करता है तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। ये कौन सा नियम था? पहला नियम। उसके बाद में उन्होंने नियम दिया था सेकंड, उसमें यह था कि समान समय अंतराल में जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा वो हमेशा समान होता है। जैसे T1 टाइम में इतना किया, उसके बाद में T2 भी, यदि T1 और T2 बराबर है तो ये जो किया कवर, ये क्षेत्रफल भी समान होगा। इतने ही टाइम में इधर करेगा क्षेत्रफल तय तो ये भी समान होगा। यानी कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है और अधिकतम चाल होगी सूर्य के सबसे नज़दीक। यानी कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक चक्कर लगा रहा होगा ग्रह उसकी चाल अधिकतम होगी, और जो सूर्य से सबसे दूर होगा उसकी चाल न्यूनतम होगी। तो सबसे नज़दीक जो चक्कर लगाता है उसे उपसौर, जो सबसे दूर चक्कर लगाता है उसे अपसौर कहा जाता है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होती है? जो चक्कर लगाते हैं तो जो पाथ बनता है उसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं। इसी प्रकार से तृतीय नियम था कि परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल यानी कि आवर्त काल। आवर्त काल मतलब एक चक्र लगाने में लगा समय। किसी भी चीज का आवर्तकाल वह समय होता है जिसमें वह एक बार पूरी रोटेशन कंप्लीट करता है, एक चक्र पूरा करता है, उसे ही आवर्तकाल कहते हैं, उसे ही परिक्रमण काल कहते हैं, यानी कि परिक्रमा करने में लगा समय। तो जो आवर्तकाल है वो किसके समानुपाती होता है? दूरी के क्यूब के। यानी कि जो भी समय परिक्रमण काल में लग रहा है उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो किसके समानुपाती होगा? जो कि वो दूरी तय कर रहा है। जो भी माध्य दूरी है सूर्य और उस ग्रह के बीच में उसके वर्ग के क्यूब के समानुपाती होगा। यानी कि यदि ये 1 बढ़ेगा, यदि ये 9 बढ़ेगा तो इधर 4 बढ़ेगा। इस प्रकार से क्यूब के समानुपाती है टी का स्क्वायर। तो ये थे बच्चों केपलर के 3 नियम। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे कि यदि दीर्घवृत्ताकार कक्षा की बात करी तो वो कौन से नियम में कहा गया था? समान क्षेत्रफल तय करेगा, कौन से नियम में कहा गया था? टी स्क्वायर का मान r की पावर 3 के समानुपाती होता है, कौन से नियम में कहा गया था? डायरेक्ट पूछ लेंगे। इसके बाद आता है बच्चों द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र वो स्थान होता है, वो जगह होती है जहाँ से किसी वस्तु के द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। जैसे अगर इस पेन को हमें रोकना है, बैलेंस बनाना है, तो हमें द्रव्यमान केंद्र से बैलेंस बनाना पड़ेगा, जब ये रुक पाएगा। यानी कि द्रव्यमान केंद्र वह स्थान होता है जहाँ किसी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु है तो माना कि द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो हम यह मान सकते हैं कि इस वस्तु का सारा भार, सारा द्रव्यमान इस केंद्र बिंदु पर
विद्यमान मान सकते हैं। यदि हम इस वस्तु को यहाँ से उठाए तो इस वस्तु को हम इजीली उठा पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ से उठाएं तो इस वस्तु को उठाने में परेशानी होगी। तो वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलित अवस्था में रहती है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार से इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है लिफ्ट की गति। बच्चों, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही होती है, एक समान यानी कि ए अपरिवर्तित रहेगा, ए शून्य रहेगा, यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण की मौजूदगी में ऊपर जा रही है, तो जो स्थिति में भार है वो अपरिवर्तित रहेगा, जो भार है वो बराबर बना रहेगा। इसी प्रकार समान वेग से नीचे जाएगी तब भी यही होगा, क्योंकि इसमें त्वरण का कोई रोल ही नहीं है। जब एक समान वेग होता है तो त्वरण क्या होता है बच्चों? वेग में परिवर्तन। जब वेग ही एक समान है तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो त्वरण का तो कोई मतलब ही नहीं है, त्वरण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ त्वरण 0 होगा, A=0। इसी प्रकार से यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार बढ़ेगा कि W बराबर क्या होता है M, और त्वरण भी है साथ में, तो G के साथ क्या जुड़ जाएगा? त्वरण। तो जो त्वरण का मान होगा उसके मल्टीपल में M का मान बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? भार का मान बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जब लिफ्ट नीचे आएगी तो G में से A घट जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि A के मल्टीपल में M का मान भी मल्टीप्लाई होगा और W को घटाएगा। और यदि लिफ्ट का तार टूट जाए तो इस लिफ्ट सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। बच्चों, लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, एक साथ तार टूट जाए तो ये क्या करेगी? फ्री फॉल, क्या? मुक्त पतन। और इस स्थिति में क्या होगा? उसका भार हीन हो जाएगा, ये भारहीन अवस्था में आ जाएगी। G का मान 0 हो जाएगा, इसलिए W का मान 0 हो जाएगा, इसलिए हमें भारहीन अवस्था महसूस होगी। एक बार दोबारा समझ लो कि एक समान वेग से ऊपर जा रही है, त्वरण का रोल नहीं है, इसलिए W क्या होगा? अपरिवर्तित। इसी प्रकार से एक समान वेग से नीचे जा रही है, एक समान वेग है, इसलिए A का मान क्या होगा? 0, और W का होगा अपरिवर्तित। एंड जब एक समान वेग से नहीं, A त्वरण से ऊपर जा रही हो तो W में क्या होगा? G में A जुड़ जाएगा, इस कारण से भार बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से जब A त्वरण से नीचे जाएगी तब ये होगा कि W G में से A घट जाएगा, इसलिए W का मान हमें कम प्राप्त होगा। और जब ग्रेविटेशन ही टूट जाएगा, त्वरण ही टूट जाएगा, तो W का मान क्या होगा? 0। कौन सी अवस्था? भारहीन अवस्था। यानी कि हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जब G का कोई वजूद नहीं होता तो W का मान 0 होता है, और भारहीन अवस्था कब मिलती है? जब इसका ग्रेविटी का रोल नहीं होता। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं आंकिक प्रश्न। तो हमारा आज का पहला आंकिक प्रश्न होगा, पिंड का द्रव्यमान कब बढ़ेगा? पिंड का द्रव्यमान कब बढ़ेगा? तो इसमें एक करेक्शन ये है कि हम E वाला ऑप्शन लिखते हैं और ये लिख देंगे कभी नहीं। अब दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को कि पिंड का द्रव्यमान कब बढ़ेगा? ध्रुवों पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, और विषुवत रेखा पर
पांचवा ऑप्शन है कभी नहीं। बच्चों जो द्रव्यमान होता है ये नियत होता है। द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? एम से। बच्चों ये कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं घटता, ये जो है वही रहेगा, क्योंकि ये खुद एक भौतिक राशि होती है जिसका मान किसी अन्य चीज़ों पर निर्भर नहीं करता। तो इसका तो ऑप्शन ई सही होगा कि द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता। यहाँ पे हमने करेक्शन करना है, हम यहाँ लिखेंगे भार। भार कौन सा? W बराबर m g। अब आप ऑप्शंस पढ़िए कि भार कब बढ़ेगा? ध्रुवों पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और विषुवत रेखा पर। बच्चों जो पृथ्वी की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे मान होता है g का 10, और जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे g का मान होता है 9.8। जो केंद्र होता है यहाँ पे g का मान होता है 0। तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, इससे जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो g का मान बढ़ता है, और g का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा सी, थर्ड ऑप्शन सही होगा कि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति करेंगे तो हमारा g बढ़ेगा, और g बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, क्योंकि m तो अपरिवर्तित रहता है। तो अगर g बढ़ रहा है तो भार भी बढ़ेगा, w भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पृथ्वी पर 100 kg की कोई वस्तु है जिसका भार कितना होगा? निकाल लेंगे। भार निकालना है, मास कितना दिया हुआ है? 100 kg, एंड g का मान क्या होता है? बच्चों g का मान होता है 9.8, लेकिन हम क्वेश्चंस में क्या लेते हैं? 10। क्यों लेते हैं? ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। और यदि ऑप्शंस में जैसे सार्थक मान नहीं दिया हुआ हो या पॉइंट्स में दिया हुआ हो, उस टाइम पे हम 9.8 लेके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है कि 9.8 से सॉल्व करें, इसलिए किससे करेंगे? 10 से। और आंसर क्या मिल जाएगा? 1000 न्यूटन। बच्चों भार एक प्रकार का बल होता है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो आंसर आ जाएगा बी, 1000 न्यूटन। इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन कितना होगा? ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ पे हमें पता है कि g का मान 0 होता है, तो वेट या भार काय पे डिपेंड करता है? g पर। अब g का मान 0 है तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा? 0। इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि केपलर की गति के नियमानुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कैसे करते हैं? परवलयिक, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या अतिपरवलयिक? बच्चों मैंने आपसे बताया था कि तीनों जो नियम हैं उनको याद इसलिए रखना है क्योंकि वो ऊपर नियम दे देगा और हमसे ये पूछ लेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। तो इस नियम में इंपॉर्टेंट क्या था? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। सही क्यों नहीं हो रहा? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो कौन सी कक्षाओं में करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। ये हो गया ग्रह, ये हो गया सूर्य। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग कितना होता है? पृथ्वी पर किसका? चंद्रमा का। ठीक है,
तो चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 6 गुना, वस्तु का वजन 6 गुना है तो पृथ्वी पर कितना होगा? ये पृथ्वी चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा पर 1/6 गुना होगा वो पृथ्वी के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। चंद्रमा पर वस्तु का वजन का 1/6 भाग किसके बराबर होगा? पृथ्वी के वजन के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 1/6 भाग। और वैसा क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण पे 1/6 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम दिखाएगी? वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की सतह पर हो, वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की पूरी तरह निमज्जित हो, और वह पत्थर किसी बीकर के पानी के अंश। बच्चों ये उत्प्लावन बल वाला क्वेश्चन है। क्या पढ़ाया था उत्प्लावन बल में? यदि पानी से भरा हुआ पात्र है और उसमें हम किसी चीज को सतह आंशिक या पूरा डिबोया हुआ रखते हैं तो नीचे से वस्तु को ऊपर उठाने की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। और एक कितना होता है? जितना वो वस्तु पानी विस्थापित कर रही है उसके बराबर होगा। तो इसमें जब वो हवा में है तो उसका भार सबसे कम पूछा है क्या? सबसे कम तो जब होगा जब वो पूरी तरह से डूबा हुआ होगा। सी। सबसे कम कब होगा? जब वो पूरी तरह से डूबा हुआ होगा। और सबसे ज्यादा पूछता तो ज्यादा कब होता? जब वो हवा में होता। इसने पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम जब कब होगा? वो अधिक गहराई में होगा या डूबा हुआ होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का वास्तविक वजन स्पष्ट वजन के बराबर कब होता है? वास्तविक वजन और जो उसका स्पष्ट वजन जो महसूस कर पा रहे हैं। कब बराबर होगा? जो एक समान वेग से गति करे, ऊपर करे या नीचे करे, एक समान वेग से गति करे। बच्चों एक समान वेग वाला हमने सही क्यों किया? क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी, यदि वो ए त्वरण के साथ कर रही है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? उसका भार कितना हो जाएगा? G+a। और वो नीचे की ओर कर रही है ए त्वरण से ही तो उसका त्वरण G-a हो जाएगा और भार कम हो जाएगा। इसमें भार ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो ए को क्या करना पड़ेगा? 0। ए कब 0 होता है? जब एक समान गति हो रही हो, एक समान वेग से गति कर रही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा करता है? के लिए सत्य है। उपग्रह की गति अधिकतम, ठीक है। पृथ्वी और उपग्रह प्रणाली कुल ऊर्जा न्यूनतम, ठीक है। उपग्रह की समयावधि न्यूनतम। बच्चों इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। हमने किस में पढ़ा था? भू-स्थिर उपग्रह के पहले वाले चैप्टर में। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम होगा। अधिकतम कहाँ होगा? मैं बता देता हूँ। ये ध्रुव, यहाँ पे 10 होता है, ये भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है? 9.8। जो केंद्र है यहाँ पे कितना होता है? 0। तो ऑप्शन में क्या है? ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो बच्चों बात करते हैं बल के, ma। सपोज करो कि हमें निकालना है 1 न्यूटन, तो हम द्रव्यमान को कितना लिखे? 1 किलोग्राम। हमें वैल्यू 1 रखनी है, हमें वैल्यू 1 लानी है, तो द्रव्यमान को क्या लिख देंगे? 1 किलो।
और त्वरण को क्या लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गया हमारा एक आंसर। देखिए 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि ये वैल्यू होगी तो किसके बराबर है, 1 न्यूटन के। आइए देखते हैं 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर है। 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर है। अच्छा, हमने 1 न्यूटन का सोच लिया था। हमने ये सोल्व किया बच्चों 1 न्यूटन के लिए। 1 न्यूटन कितना होगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये पता करना है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, तो 9.8 न्यूटन। 9.8 किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे जी का मान 9.8 लिया हुआ है। और डब्ल्यू कैसे निकालते, एम जी। एम का मान 1 लिया हुआ है, जी का मान 9.8 लिया हुआ है, इसलिए आंसर 9.8 न्यूटन आया है। आंसर होगा 9.8 न्यूटन। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है। डायरेक्ट बताया था बच्चों 2.38। ये किसका था, पृथ्वी का। कितना था, 11.2। सॉरी बच्चों, यहाँ पे किलोमीटर आएगा। किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड नहीं है, गलत टाइप कर दिया। ओरिजिनल आंसर आएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से यहाँ भी गलत है, क्या आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। और सूर्य का क्या आया था बच्चों, सूर्य का आया था 42 किलोमीटर पर सेकंड। पर पलायन वेग क्या बताया था कि कोई वस्तु को हम ऊपर फेंके तो वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए और वापस लौट कर ही ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, पलायन वेग। इसी प्रकार से किसी वस्तु के लिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2। अभी जस्ट बता के निपटे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निकाय का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता। बच्चों एक करता है और नहीं करता है को ध्यान से पढ़ना है, सारा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, निकाय के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। हमने कल 3-4 बार ये बात की थी कि जो पलायन वेग है और जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कोई सी भी वस्तु हो, बड़ी हो छोटी हो, उस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ये किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर, यानी कि ग्रह की त्रिज्या पर, ग्रह के द्रव्यमान पर और जी पर। और जी की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों, 6.67 10⁻11 किलोग्राम न्यूटन इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 40 किलो। पानी में इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, अब बताओ आप। वायु में 40 किलोग्राम है तो पानी में क्या होगा। बच्चों वही बात आ गई वापस पहले वाली कि यदि हम पानी में किसी वस्तु को आधा या पूरा डुबोते हैं तो उस पर क्या काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल का क्या कार्य है, वस्तु को ऊपर उठाने का प्रयास करना। तो सपोज करो कि इसने 1 किलो भी ऊपर उठाया या 1 किलो भी वस्तु को ऊपर उठाने में सहायता की, तो वस्तु का द्रव्यमान 40 से कम हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 से कम। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है। जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, अल्टीमेटली ये पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण
किन के मध्य काम करता है? दो पिंडों के मध्य। सीधी सी बात है, देखो कहाँ भी दो पिंड होंगे तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होगा और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो किन के मध्य काम करता है? किसी भी द्रव्यमान वाले दो पिंड के मध्य। इसके लिए शर्त यह है कि उनके पास खुद का द्रव्यमान होना चाहिए। उनके पास कितना भी अल्प द्रव्यमान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास द्रव्यमान होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या है? ध्रुव। यहाँ पे क्या होता है? 10। ये क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ पे क्या होता है? 9.8। और ये क्या है? केंद्र। यहाँ पे क्या होता है? 0। ये क्या का मान है? सारा जी का। सीधी सी बात है ना, ध्रुव पे कितना होता है? 10। यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर लाएंगे 9.8 की तरफ। ऑब्वियस बात है घट रहा है तो क्या होगा? बढ़ता है। दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव ऐसा कुछ नहीं है, घटता है। क्यों घटता है? एम जी, एम का मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो जी का मान यदि कम हो रहा है तो भार भी कम होगा। इसलिए जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं या केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, भार भी घटता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन होगा कि 1797-1798 में हेनरी कैडेनविश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या था? अभी जस्ट बताया था, जस्ट 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहली बात तो इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? -11 बटा 6.67 या 6.75, पास ही है। और इससे बेटर ऑप्शन वहाँ पे हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि ये सबसे क्लोज है। ओरिजिनल वैल्यू बच्चों यही होती है, आप यही याद कीजिए। लेकिन कभी कभी हमारे छापने वाले गलत भी छाप देते हैं, इसलिए एडिटर की गलती है, आपकी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या आ गया नया, ये क्या है नया? हमें भी पहली बार ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन हम देखते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन क्या होता है बच्चा? कोई भी क्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया, आकर्षण, प्रतिकर्षण, ये क्या है? एक्शन। और वो किस पे? डिस्टेंस पे। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि किसी बल की ही बात हो रही होगी। तो बल कौन सा इनमें से? तनाव नहीं, घर्षण नहीं, खिंचाव नहीं, गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि दूरी से रिलेटेड अगर कोई बल है और डिस्टेंस में एक्शन की बात कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण ही होगा। इतना तो कॉमन सेंस से हम लिख ही देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह को जब तक एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है? सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण। कि जैसे कोई उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो इसे पृथ्वी के पास में खींच के कौन रखता है? कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण रखता है। बच्चों इस प्रकार से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हमारा चैप्टर कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु सभी जगह अपना प्रभाव छोड़ती है और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों इस प्रकार से हमने 24 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। इसके बाद में इसमें 8-10 क्वेश्चंस और बचे हुए होंगे, उन्हें हम अगले लेक्चर में करेंगे। और उसके साथ ही हम शुरू करेंगे नया लेक्चर, जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारा नया लेक्चर होगा गति के नियम। बच्चों ये चैप्टर हम इसलिए वापस शुरू कर रहे हैं, हम गति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यह चैप्टर हम इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आपको जो न्यूटन के नियम थे उनके बारे में जानकारी मिल जाए। उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसलिए आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक सपना लिए हुए कि आपको अग्निवीर बनना है, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।